हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्रेविटेशन का 5th लेक्चर है। इसमें हम ग्रेविटी की स्टडी कर रहे थे। तो कल हमने जो स्टडी किया था वो हाइट के साथ था, एल्टीट्यूड के साथ। अब डेप्थ के साथ स्टडी करेंगे। तो आप हेडिंग डालें, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। इफेक्ट ऑफ डेप्थ। देखिए, जैसे ये अर्थ में हम सरफेस से एच डेप्थ पर इस जगह ग्रेविटी की स्टडी कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। ठीक, अर्थ का मास वही कैपिटल एम ले लिया, और इस जगह अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ है स्मॉल मास एम का, तो इसमें जो फोर्स एक्ट करेगा अंदर, पहली बात ध्यान दें कि इसको सरकमफ्रेंस पर लेकर एक यहां पर स्फीयर ड्रा करें। जरा थ्योरी को समझ लें। इफेक्ट ऑफ डेप्थ में ये अर्थ का सेंटर है और ये अर्थ की रेडियस है। अर्थ के सेंटर से हमारा जो ये पॉइंट है जिस पर कि हम स्टडी कर रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, उसकी डिस्टेंस कितनी हुई? r माइनस एच हुई। ठीक, टोटल रेडियस अर्थ की r है, h ये डेप्थ है। ठीक, तो सेंटर से डिस्टेंस हुई r माइनस एच। तो यहां पर ध्यान दें, अंदर जो पार्टिकल होता है उसमें जो फोर्स लगता है वो केवल बाहर वाले मास के ड्यू टू नहीं लगेगा, केवल जो अंदर मास होगा उसके ड्यू टू लगेगा। कल हमने आपको बताया था कि हॉलो स्फीयर में अंदर अगर कोई पार्टिकल होता है तो उसमें बाहर की जो लेयर है उसके ड्यू टू कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो ध्यान दें, इस पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो ये जो बाहर की आउटर लेयर है इसके ड्यू टू कोई भी फोर्स यहां पर नहीं लगेगा, केवल किसके ड्यू टू लगेगा? जो अंदर अंदर मास है उसके ड्यू टू लगेगा। इसीलिए हम इस केस में जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मास कट होने लगेगा बाहर का। बात समझ गया ना? यानी बाहर की लेयर का फोर्स नहीं लगता अंदर, सीधी बात है। ठीक, अगर यहां पार्टिकल होगा तो इससे स्फीयर बना लो, इस स्फीयर के ड्यू टू होगा, और इस स्फीयर का मास आपको मालूम कहां होगा? सेंटर पर कंसंट्रेट हो जाएगा। ठीक, यानी कि बाहर की लेयर के ड्यू टू इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। डायग्राम बनाएं और नोट करें। एक स्फीयर बनाओ जल्दी, उसमें एच जो है वो डेप्थ ले लो, सेंटर से डिस्टेंस दिखा दो, रेडियस आर, कैपिटल एम जो है वो अर्थ की वो है, मास है। लिखिए, let an object of mass m, let an object of mass m, small m, let an object of mass m is situated at a depth h below the earth's surface. Situated at a depth h below the earth's surface. Its distance from center is r minus h. Its distance from center is r minus h. Gravitational force of attraction on the mass inside a spherical cell, is always zero. लिखा, therefore object experience force only due to inner solid sphere, only due to
इनर सॉलिड स्फीयर। आप इस बात को समझ गए ना? देखिए ठीक से हम यहां बना के फिर दिखा रहे हैं। देखो ये जैसे कोई हॉलो स्फीयर है, तो अगर इसके अंदर कोई मास रखते हैं यहां पर, तो जो बाहर की ये लेयर होती है ये अंदर यहां पर कोई फोर्स क्रिएट नहीं करती। कल बताया था हॉलो स्फीयर में अंदर फोर्स, बाहर के इसके ड्यू टू नहीं लगेगा। तो इसके बाद अगर और भी लेयर होगी यहां पर, तो उनके ड्यू टू भी यहां पर फोर्स नहीं लगेगा। किसके ड्यू टू लगेगा? इसके जो अंदर होगा मास उसके ड्यू टू लगेगा। इसका मतलब ये बाहर के मास का यहाँ कुछ मतलब नहीं है। ये वाला जो पोर्शन आएगा, ये वाला, ये इसका, इसके ड्यू टू नहीं लगेगा। समझ गए ना? तो यहां पर पहले हम जिसके ड्यू टू लग रहा है उसका मास यहां पर देखेंगे कि कितना मास लगेगा। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। लिखिए, देखिए मास ऑफ इनर स्फीयर, मास ऑफ इनर स्फीयर m डैश इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम 4/3 पाई r माइनस एच का होल क्यूब, डेंसिटी रो ले रहे हैं, r माइनस एच। समझ गए ना? क्यों? ये वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब नहीं होता है, तो r यहां पर डालो ना, इतने का r, ये कितना बचा? ये टोटल r है, इसमें से h निकाल दो तो ये r माइनस एच नहीं बचा। तो इतने ही तो स्फीयर लेना है मुझे, हमें इसका मास चाहिए ना। तो रेडियस ये क्यों नहीं ले रहे r माइनस एच? ये वाला कट हुआ ना, अंदर वाले को तो निकालो ना मास। वो इसलिए कट हो रहा, अरे तो हमने जो यहाँ फिर समझे, ये कोई स्फेरिकल बॉल है, हॉलो है। कल बताया था अंदर अगर इसके कोई मास होगा तो बाहर वाली लेयर इस पर कोई भी फोर्स क्रिएट नहीं करती है। ठीक है ना? नहीं, इसका इंटीग्रेशन से आता है रिजल्ट, आप इसको ध्यान रखें कि बाहर की लेयर अंदर। हमने कल आपको ओरल भी बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कि सेंटर पर जरा रखो मास को, तो ये वाला मास इसको अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ कोई मास है तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ मास है अट्रैक्ट, तो नेट जीरो नहीं हो गया? तो फिर क्यों नहीं ले रहे? तो यहाँ पर आप अदर कहीं पर रखेंगे तो ये वाला जो फोर्स क्रिएट करेगा ये अट्रैक्ट करेगा, ये वाले मास इधर को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये ओवरऑल मिलाकर यहाँ भी जीरो आता है। समझ गए ना? अंदर कोई भी बाहर की लेयर अंदर कोई भी फोर्स क्रिएट नहीं करती है। इसको पहले क्लियर करना था ना, तभी तो ये आएगा समझ में। तो इस मास के बाहर की जितनी लेयर हैं वो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं डालेंगे, बस उसके बाद वो पॉइंट खत्म। फिर क्या करना है? अंदर का मास लेना है। तो मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम रखो 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना? और r की जगह क्या रखा? r माइनस एच रखा। अब फोर्स कितना लगेगा? अंदर जो आपने मास रखा है उसका वो कितनी वैल्यू है? स्मॉल m, जो वहां रखा है ये मास, ये वाला। ठीक, तो इस पर स्मॉल m और ये वाला मास, ये दोनों ये इंटरेक्ट करेंगे। बाहर की लेयर को हटा दिया। ठीक, तो नीचे लिखें, बाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन G देखिए ये न्यूटन्स लॉ का फार्मूला है, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, तो ये वाला मास ले लिया, ये समझ में आ गया होगा। ये मास अंदर वाला ले लिया और स्मॉल m ले लिया, पार्टिकल का मास। ठीक, और इसकी वैल्यू पुटअप कर दो m डैश की यहां पर, तो 4/3 G पाई r माइनस एच का होल क्यूब रो डिवाइडेड बाई r माइनस एच का होल स्क्वायर। इसमें से ये कैंसिल कर दें आप, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई G r माइनस एच और रो, ये बन गया फोर्स। ठीक, और ये किसके इक्वल होगा? mg डैश के। mg के इक्वल होता ना फोर्स है, तो यही mg डैश के इक्वल होगा। देखिए फोर्स मस्ट बी इक्वल टू
weight mg dash, force must be equal to weight mg dash, mg dash is equal to 4/3 pi g r minus h into rho। ये इस पॉइंट पर जो इफेक्टिव जी लगेगा जी डैश, और ऊपर लगेगा वो क्या लेंगे जी, हाँ वो यहाँ पर जी, और यहाँ पर जो लगेगा वो जी डैश। ठीक, जैसे हाइट पर लिया था ना, सरफेस पर जी और फिर हाइट पर ले लिया था जी डैश ले लिया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब सरफेस के लिए निकालेंगे तो एच कितना हो जाएगा, अगर सरफेस के लिए निकालेंगे जी तो एच कितना डाल दें 0, ठीक, तो सरफेस के लिए आ जाएगा। हाँ समझ गए ना, तो वहां पर क्या लगेगा वेट mg, तो लिखो नीचे एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ ब्रैकेट में h इज इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ब्रैकेट में लिखें h इज इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, देन mg इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब दोनों डिवाइड कर दो तो जी डैश अपॉन जी का फॉर्मूला बन गया। डिवाइड कर दें इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं जी डैश अपॉन जी 4/3 पाई कैपिटल जी रो, ये सभी कैंसिल हो गए, आर माइनस एच अपॉन आर आया, तो जी डैश इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस एच ओवर आर। इसमें कोई एजम्पशन नहीं है, आप इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए, कोई इसमें बायनॉमियल नहीं लगी है। ठीक है, समझ में आ गया ना बात, है ना, दो इक्वेशन बनाई, इन्हीं को ध्यान रखना कि कुछ बुक्स में उन्होंने ये mg डैश करके निकाला है, आप g का फार्मूला क्या होता है बोलो, gm अपॉन आर स्क्वायर। इसमें क्या है जरा समझने की कोशिश करें, ये अर्थ के सरफेस पर था, अगर हम अंदर जाएंगे तो ये पोर्शन इतना कट हो गया, तो ये मास भी कट हो गया, तो मास को ब्रेक कर देते हैं, जरा ध्यान से समझना बात को, तो g अपॉन आर स्क्वायर, मास को ब्रेक करो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब रो होगा, तो g इज इक्वल टू कितना हुआ 4/3 पाई जी आर रो, ये वाली लाइन हो गई, मास खाली नहीं है इसमें, ठीक है ना, ये बन गया g क्या होता है gm अपॉन आर स्क्वायर, मास क्या होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मालूम है ना, ये फार्मूला आपको मालूम तो है, मास को ब्रेक कर दो ना यहां पर, ठीक, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। अब यहां पर जो g है वो सरफेस पर आ गया ना, और डेप्थ पर क्या होगा r की जगह r माइनस एच, तो वो दोनों डिवाइड करके इसी से दिखा देते हैं, वो भी मेथड है आसान, आप समझ रहे हैं ना बात को, यानी सरफेस पर दिखाया, डेप्थ पर जी डैश लिखा, r की जगह r माइनस एच लिखा, और दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये बन गई इक्वेशन ये वाली, समझ गए ना। इसमें इन्होंने इससे कर, यानी कि ये हमने और करके लिख दिया है, ये एट सरफेस है, और डेप्थ पर क्या होगा बोलो, जी डैश की जगह 4/3 पाई जी आर माइनस एच इंटू रो, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो ऑटोमेटिक निकल आता है। यहां पर आपने स्मॉल एम नहीं लिखा, ध्यान नहीं दिया, यहाँ एक स्मॉल एम और था ना, उसको नोट करें, दोनों में रहेगा, यहाँ स्मॉल एम नोट करो, इसमें स्मॉल एम लिखो, कैपिटल एम को ही तो रखा है वैल्यू, ये स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम, इसमें स्मॉल एम रहेगा ना एक ये वाला, ये तो उसको लगाएं वहां पर सब में, तभी तो ये मास कैंसिल होगा दोनों साइड से। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप पेपर में चाहे तो, जी को लिखकर और करके नोट कर दें जी को, और इसीलिए कल बोल रहे थे कि अगर देखिए मास अगर कांस्टेंट है तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, है ना,
और अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो फिर जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। समझ गए अर्थ के सर? अभी उनको ग्राफ बनाएंगे दोनों को मिलाकर, तो ये फार्मूला बनता है किसके साथ? डेप्थ के साथ। समझ गए ना? और इसमें कोई एजम्पशन नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक, इसमें मुझे बता दो अर्थ के सेंटर पर जी डैश की वैल्यू कितनी होगी? बोलो, अर्थ के सेंटर पर जी डैश की वैल्यू कितनी होगी? एच को क्या लिखोगे? अरे अर्थ के सेंटर पर एच इज इक्वल टू क्या होगा? आर। एच आर के इक्वल नहीं हो गया? तो वहां एच की जगह आर डाल दो, 0 हो जाएगी। वहां नोट कर दो, एट सेंटर, एट अर्थ सेंटर जी डैश इज इक्वल टू 0, यानी कि सेंटर पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो 0 होती है। ठीक है ना? अर्थ के सेंटर पर वहां नोट कर देना वैल्यू 0 होती है। ये जो हमने आर्टिकल कराए हैं डेप्थ के साथ और हाइट के साथ, इनके न्यूमेरिकल जरूर आते हैं पेपर में, ध्यान रखना। और डेरिवेशन भी बहुत पूछते हैं। जरा मुझे बताना, अर्थ के सेंटर से r/3 पर जी डैश की वैल्यू कितनी होगी? सेंटर से r/3 डिस्टेंस पर, ये सेंटर है अर्थ का, कितनी होगी वैल्यू बताओ जरा। डालो ना फार्मूले में वैल्यू। हाँ, 8 आएगा। एच कितना डालेंगे? एच हमने ये इसीलिए पूछा है कि एच को माइनस कर लेना। एच कहां से है? सरफेस से है, तो एच होगा r माइनस r/3, यानी कि 2r/3। बात समझ गए ना? अब सीधे फार्मूले में वैल्यू डालो, जी डैश इज इक्वल टू G1 माइनस एच की जगह 2r/3 r h/r, तो जी डैश इज इक्वल टू जी, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 1/3 आ जाएगा, ये 3 माइनस 2 है ना, तो G/3 आ गया। समझ गया ना? तो सीधे फार्मूला लिखा तो है, जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस h/r, तो उसमें h की जगह वैल्यू डाल दो ना सरफेस से सीधे उठाकर, 2r/3, और क्या करना है? ठीक है ना? सेंटर से r/2 पर r/3 है, तो सरफेस से कितना होगा? एच की वैल्यू कहां से ली जा रही है? सरफेस से ली जा रही है, तो सरफेस से ही डालना है। इसीलिए न्यूमेरिकल में बताया, ये चीज ध्यान रखना, सेंटर से नहीं है। समझ गए ना? तो नोट कर दो, वहां डायग्राम बना के लिख दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट ए डिस्टेंस r/3 फ्रॉम सेंटर। हाँ नहीं, ये वाला हमने जो मेथड अभी कराया था ना, ये वही है। इसका दूसरा मेथड बुक्स में कहीं कहीं देते हैं, उसमें मास को ब्रेक कर दो ना, 4/3 πr³। ये जी सरफेस पर होता है ना, तो सरफेस पर पूरा r³ नहीं लोगे क्या? मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी नहीं होता है क्या? तो डालो ना वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो r² ये कट के r नहीं रह जाएगा, और अंदर जाएंगे तो उसकी जगह r-h कर दो। अब अर्थ के अंदर जा रहे हो h, तो r क्यों आएगा? फिर r की जगह r-h करो ना, और इन दोनों को डिवाइड करो, तो सेम फार्मूला तैयार हो गया। आ गया, सिंपल तो फार्मूला है। ठीक है ना? जी डैश इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस h/r, हाइट के साथ 2h/r था, लेकिन वो फार्मूला में एजम्पशन है, वो फार्मूला करेक्ट नहीं है। उसमें हमने कल बता दिया कि हाइट के साथ जब न्यूमेरिकल लगाएं तो न्यूमेरिकल देख कर लगाना। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, लिखें इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, इफेक्ट ऑफ
लैटिट्यूड, ब्रैकेट में लिखें एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ, एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। इसमें अभी ग्राफ चलो बाद में बनवा लेंगे। लिखा इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ब्रैकेट में एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। देखिए जो अर्थ है वो जब अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे ये रोटेट हो रही है, इसमें यहां पर ध्यान दें इसका एक एक पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है ना। तो जो सर्किल में घूम रहा है उसमें सर्किल में घूमने के लिए उसे क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटी फोर्स से ही ले लेता है, जिससे कि रोटेशन की वजह से ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है। कहां रिक्वायरमेंट नहीं होगी बताओ, पोल पर, क्योंकि पोल पर सर्किल घूम ही नहीं रहा, पोल पर रिक्वायरमेंट कहां से होगी, समझ गए। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कहां होगी, इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू सबसे कम हो जाती है और यहां पर जी की वैल्यू में कमी नहीं होती है, यानी ज्यादा रहती है, समझ गए। यहां सर्किल में घूम ही नहीं रहा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से चाहिए। यहां पर सबसे बड़ा रेडियस है इक्वेटर पर, समझ रहे ना, और हर जगह सर्किल में घूम रहा है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। तो अर्थ में एक डायग्राम यहां पर बना लें, स्फीयर बनाओ एक। यहां पर कोई पार्टिकल ले रहे, ये एंगल जो अर्थ के सेंटर से मिला दो, ये लैटिट्यूड एंगल कहलाता है। कहीं बुक में फाई से बना है, कहीं लैम्डा से लिखते हैं, ठीक है। ये लैटिट्यूड एंगल कहलाता है। इक्वेटर पर कितना होगा लैटिट्यूड एंगल, 0। पोल पर कितना होगा, 90, ठीक। ये पार्टिकल जो P है ये सर्कुलर मोशन में यहां पर ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये ठीक। जो mg लगता है वो सेंटर की तरफ लगता है, इसका मास m ले लो, ये mg लग रहा है। इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अंदर की तरफ को लगेगा। अगर हम इसी फ्रेम से देखेंगे तो यहां पर स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर को बाहर की तरफ। हमें इसी फ्रेम से देखना है क्योंकि ये पार्टिकल अर्थ के ऊपर सिचुएटेड है, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया है, ठीक। डायग्राम बना के लिखें। अर्थ की रेडियस कैपिटल आर ले ली है, सर्किल की जो रेडियस बनाई है ये रेडियस स्मॉल आर ले ली है, ये सेंटर सी ले लो, इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। ऐसे हर पार्टिकल जो है वो अर्थ के सरफेस पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना। हाँ लिखें, देखिए ऑल बॉडीज ऑन द अर्थ, all bodies on the earth move along circular path, all bodies on the earth move along circular path with same angular velocity, angular velocity सबकी वही रहती है सर्कुलर में, with same angular velocity, सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिख दो। एक्सीलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय जी, स्मॉल जी लिखना, एक्सीलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय स्मॉल जी, हेंस ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ, हेंस ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ जी इज लेस देन, observed value of g is less than what would have been in the absence of, what would have been in the absence of earth rotation, absence of earth rotation by an amount
बाई एन अमाउंट सप्लाइड फॉर सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। बाई एन अमाउंट सप्लाइड फॉर सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। नेक्स्ट पैराम लिखना, सप्लाइड अमाउंट वेरीज विद लैटिट्यूड। सप्लाइड अमाउंट वेरीज विद लैटिट्यूड ब्रैकेट में फाई लिख दो, तुमने फाई लिया है लैटिट्यूड, हाँ उसी को लैटिट्यूड बोलते हैं एंगल जो सेंटर में, ठीक है ना, लैटिट्यूड। लिखिए लेट पी इज ए बॉडी ऑफ मास m, लेट p इज ए बॉडी ऑफ मास m, स्मॉल m लिखना, ऑन अर्थ सरफेस एट लैटिट्यूड फाई। हाँ अपने डायग्राम में देखना, ये एंगल फाई है तो ये भी फाई होगा, चेक करो, ठीक, ये वाला एंगल, हाँ तो कॉस फाई क्या होगा, कॉस फाई बेस आर अपॉन कैपिटल आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस फाई, नोट करें। सेंटीपिटल फोर्स कितना लगेगा, अरे कॉस फाई बेस अपॉन हाइपोटेनस है और कुछ, सेंटीपिटल फोर्स सेंटीपिटल फोर्स एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहां पर देख लो ये सर्किल के सेंटर से रेडियस आर है, इतनी रिक्वायरमेंट होगी सेंटीपिटल फोर्स की, फार्मूला होता है सेंटीपिटल का एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर सी होगा, एक्टिंग टूवर्ड्स सी, सेंटर सी। फार्मूला होता है सेंटीपिटल फोर्स का, ठीक है ना। देखिए दिस फोर्स इज टेकन बाय वेट, ये फोर्स जो इसको घूमने के लिए चाहिए है ये वेट से ले लेगा mg से, ठीक है ना। देखो दिस फोर्स इज टेकन बाय वेट, दिस फोर्स इज टेकन बाय वेट, W इज इक्वल टू mg, वेक्टर लगा देना g पर, नीचे हमने नोट किया है W इज इक्वल टू mg, mg लगेगा ना, सेंटर की तरफ लगा हुआ है, डायग्राम में बना हुआ है। तो वेट कम हो जाएगा ना कुछ, जब इसमें से ले लेगा वेट सेंटीपिटल, ठीक है ना। जब इसमें से mg में से एक पार्ट चला गया इसको घुमाने में, तो नेचुरल है कि ओवरऑल कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना। तो लिखें द रिमेनिंग वेट W डैश ले लिया है, द रिमेनिंग वेट W में से आप उस फोर्स को माइनस कर दें, पहले रिमेनिंग वेट कितना होगा, mg डैश ले लो, रिमेनिंग वेट लिखिए, रिमेनिंग वेट W डैश इज इक्वल टू mg डैश, रिमेनिंग वेट W डैश इज इक्वल टू mg डैश, वेक्टर लगा दें इस पर भी और इस पर भी, इज गिवन बाई लिखिए W डैश पर वेक्टर माइनस W पर वेक्टर माइनस F, यानी कि वो फोर्स कम कर दें जो उसमें एक्ट कर रहा है, ठीक। अभी बता रहे, नोट कर लें। नेक्स्ट लिखते जाए जरा, लिखो रिजॉल्व F अपोजिट टू W। यहां पर जो फोर्स F है, ध्यान दें ये वाला जो फोर्स लग रहा था इसको रिजॉल्व कर दो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना होगा इसका कंपोनेंट जरा बताएं, F cos फाई, ठीक है, क्योंकि ये फाई है तो ये भी फाई होगा, ठीक। तो इसका जो फोर्स इसे लग रहा था उसमें से कंपोनेंट ले लिया, देखिए
mg और f सेम डायरेक्शन में नहीं है। इसके दो मेथड होते हैं, दूसरा मेथड और लेंदी है, ये तो आसान है मेथड है। यहाँ ध्यान दें, दूसरे मेथड में वो क्या करते हैं, mg और इसका पैरेललोग्राम बनाकर यहाँ पर नेट निकालते हैं। समझ गए ना? इसमें इन्होंने सीधे इसका ध्यान दें, जो mg लग रहा था वेट पहले, इसमें से इसका एक कंपोनेंट निकाल कर माइनस कर दो तो इफेक्टिव कंपोनेंट निकल आएगा कि जो इस पर एक्ट करेगा। समझ गए ना? तो यहां पर क्या नोट किया आपने, लिखिए रिजॉल्व f अपोजिट टू w, दैट इज f cos phi। देखो दैट इज f cos phi, दैट इज f cos phi, hence mg dash is equal to mg माइनस f cos phi। अब वेक्टर हटा देना यहां से, mg dash is equal to mg माइनस f cos phi। f की इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, f की वैल्यू कितनी है, ये mr ओमेगा स्क्वायर, mg dash is equal to mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर cos phi। मास को कैंसिल कर दो तो g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos phi। अब स्मॉल r की वैल्यू डालेंगे कैपिटल R cos phi, तो g डैश इज इक्वल टू g माइनस स्मॉल r की जगह कैपिटल R ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर phi। इसमें फाई लैटिट्यूड है, कैपिटल R रेडियस है अर्थ की, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, g एक्चुअल वैल्यू है। ठीक, इन जनरल 11th में ये डेरिवेशन नहीं पूछते हैं। कैपिटल R अर्थ की रेडियस है, वहां डायग्राम में भी बनी हुई है। समझ रहे हैं ना? आप मेरी बात को समझ लें। देखिए हम फिर यहाँ पर एक पॉइंट समझा रहे हैं। एक तो इसमें क्या करते हैं, कुछ बुक्स में जो डेरिवेशन दिया गया है उसमें यहां पर ध्यान दें, इस तरफ क्या लग रहा है g, और यहां पर r ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन लग रहा है, आउटवर्ड लगेगा क्योंकि सेंटर की तरफ है ना सर्किल, तो सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा, बाहर की तरफ। ठीक, तो r ओमेगा स्क्वायर ये लगाया। इसको जरा ध्यान दें बात पर, क्या करते हैं, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं और नेट g डैश इस तरफ निकाल लेते हैं। एंगल कितना होगा यहां पर मालूम दोनों का, ये फाई है तो ये 180 माइनस फाई, और बायनॉमियल लगाना पड़ता है एक बार है क्योंकि अंडर रूट आता है। जो वेक्टर का पैरेललोग्राम का फार्मूला है उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई है ना, और वो r स्क्वायर के इक्वल है तो रूट लगेगा। समझ गए ना? एक डेरिवेशन तो उससे होता है, थोड़ा लेंदी पड़ता है, रिजल्ट ये आएगा। इसमें इन्होंने बहुत आसान मेथड ये लिया है। इसमें क्या किया कि जो mg फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, ये अगर रोटेट नहीं होता तो नेट फोर्स ये होता। ठीक, इसी में से ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो इसका एक पार्ट प्रोवाइड करेगा। तो क्या किया, क्योंकि हम इसी फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल लगाकर इसका कंपोनेंट ले लिया और इसमें से इसको सीधे माइनस कर दिया, क्योंकि दोनों कितने एंगल पर है, 180 डिग्री पर। समझ रहे हैं ना? तो ये तो वेक्टर इक्वेशन लिखी है, लेकिन वेक्टर को जब हटाया, डब्ल्यू डैश क्या है, जो अपरेंट वेट होगा लगेगा, फील होगा, ये क्या है, एक्चुअल वाला, यानी कि mg है, ये mg लिखा है। इसमें से वो फैक्टर कंपोनेंट माइनस कर दो f का, कौन सा कंपोनेंट, जो इसके अपोजिट लग रहा है। तो f की रिक्वायरमेंट इधर थी, इसको इधर कंपोनेंट कर लिया और उसमें से सीधे उठा के इसमें माइनस कर लिया और इफेक्टिव को mg डैश लिख दिया। समझ गए ना? मास को कैंसिल करा, f की वैल्यू पुटअप की, स्मॉल r की वैल्यू पुटअप की, ये बन गया आपका। कुल मिला के ध्यान रखना मेरी बात, इन जनरल 11th में ये डेरिवेशन नहीं पूछते हैं, इसका रिजल्ट बहुत काम का है। ये बहुत ठीक से इसे लर्न करके रखें, ये वाला जिसमें cos स्क्वायर फाई आ रहा है। समझ गए ना? g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। हाँ, न्यूमेरिकल में नहीं है, जिसमें हो रहा है यूज है वो हम अभी नोट कराते हैं आपको। लिखिए नीचे आगे पॉइंट लिखा है,
लिखिए पहला पॉइंट, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी इज नॉट वर्टिकल। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी इज नॉट वर्टिकल। जो न्यूमेरिकल इसमें आते हैं ना, जिस टाइप के पॉइंट, वो हम पॉइंट में नोट करा रहे हैं, वो आप तैयार करें। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी इज नॉट वर्टिकल। ऐसा क्यों बोला गया है, जरा यहां देखें। जी किधर को लगता है, सेंटर की तरफ लगता है ना, लेकिन इसकी वजह से जब पैरेललोग्राम बनाएंगे तो जी की वैल्यू सेंटर पर नहीं आएगी, पैरेललोग्राम में कहीं और आती है एम जी डैश। आप समझ गए ना, मतलब स्फेयर के ऊपर जो आपने ये बनाया है, इधर एम जी होगा, इधर एम जी डैश होगा, यानी वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल का मतलब सेंटर की तरफ नहीं है, समझ रहे ना बात। तो वहां पर नोट करो, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी इज नॉट वर्टिकल। सेकेंड पॉइंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ is to reduce the effective value of G, is to reduce the effective value of G, is to reduce the effective value of G। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो G की वैल्यू जिसकी वजह से कम हो रही है। ठीक, इक्वेटर पर कितना होगा बोलो। एट इक्वेटर लिखिए, एट इक्वेटर फाई कितना होगा, 0। तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। पोल पर बोलो 90। तो जी डैश जी के इक्वल होगा। इसका मतलब पोल पर कोई इफेक्ट नहीं होगा रोटेशन का, होना भी नहीं चाहिए, वहां सर्किल ही नहीं है, ठीक है ना। इक्वेटर पर सबसे ज्यादा कम होगी वैल्यू ड्यू टू रोटेशन। दोनों पॉइंट नोट करो और नीचे लिख दो ये पॉइंट। मैथमेटिकली लिख दो। लिखा, यानी कि ड्यू टू रोटेशन सबसे ज्यादा जो रिडक्शन होता है वो इक्वेटर पर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड टी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड टी। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी व्हेन वेट एट इक्वेटर इज जीरो। व्हेन वेट एट इक्वेटर इज जीरो, ये नोट कर लिए दोनों। व्हेन वेट एट इक्वेटर इज जीरो। जरा देखें, अगर यहां पर बीच में माइनस लगा हुआ है, लगा है ना, तो ये कह रहा है कि जी की वैल्यू कितनी होगी अगर वेट इक्वेटर पर जीरो हो जाए। इसका मतलब जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो। तो जरा निकाल कर देखें, फार्मूला है इक्वेटर पर कितना है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। इसको जीरो कर दो जी डैश को, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। इससे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई आर। ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी ओवर आर। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर ओवर जी। ये आर रेडियस है अर्थ की और जी है 9.8। इसका मतलब ये मालूम होगी, ये 1.41 आवर आती है, 1.41 आवर या 84.6 मिनट। इसको लर्न करके रखना है, ठीक, या 84.6 मिनट, 84.6 मिनट। इसका मतलब है कि अगर अर्थ का कितना है टाइम पीरियड इस समय, 24 आवर। अगर अर्थ का रोटेशन इतना हो कि टाइम पीरियड 1.41 आवर हो, यानी दिन और रात कितने टाइम पर हो, 1.41 आवर में, तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू जीरो। जीरो मतलब वेटलेस फील होगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही हमें वेट लग रहा है, समझ गए ना। तो इसको तो लर्न रखना है कि इक्वेटर पर अगर जी ग्रेविटी फ्री होगा तो इसका मतलब है कि अर्थ का जो रोटेशन है उसका टाइम पीरियड इतना होना चाहिए, 84.6 मिनट का। हाँ, क्वेश्चन ही कह रहा है कि जी डैश जीरो हो जाए, टाइम पीरियड बताओ,
ठीक है, नोट करो जल्दी, फिर हम इसका स्टेटमेंट लिखाते हैं। ये फिजिक्स में अर्थ के ऊपर ये मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है। ये लास्ट में जब पूरा 11th का खत्म होगा तो ये 4-5 जगह आता है ये टाइम पीरियड, तो इसलिए इसे लर्न रखना। इसके डाटा गिवन है, अर्थ का रेडियस गिवन है, जी गिवन है, इसलिए ये सीधे सीधे मालूम होता है। 6400 किलोमीटर डाल दो रेडियस, जी 9.8 डाल दो, तो ये वैल्यू निकल आती है। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी हम डायरेक्ट नोट करा दे रहे हैं, लिखो। इसमें ये बात यहाँ ध्यान रखना, जो हमने ये बनाया है डायग्राम, कि इफेक्टिव जो mg इधर है सेंट्रीफ्यूगल से, इफेक्टिव mg डैश इस तरफ आ जाता है, समझ गए ना। यानी दो मेथड है, या तो इनका रिजल्टेंट निकालो या फिर इससे कर लो। ठीक, तो नोट करो, ये लिख लिया 84.6 मिनट। लिखिए, द इट्स एपरेंट वेट एट इक्वेटर इज 0। इफ लगा दो, इफ एपरेंट वेट at equator is 0, then if apparent weight at equator is 0, then angular velocity of earth is 17 times its present value. हाँ, if apparent weight at equator is 0, then angular velocity is 17 times its present value, यानी 17 टाइम्स आता ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू लिखा। एंड टाइम पीरियड reduces to 84.6 minute instead of 24 hour. 84.6 minute instead of 24 hour. नोट किया? नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ जी, the difference in the value of g at pole and equator, g पोल पर और g इक्वेटर पर, इनका डिफरेंस, पोल पर तो g के इक्वल है और ये है g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये बना डिफरेंस r ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। रेडियस होती है 6.4 इंटू 10⁶, ओमेगा 2π/t होता है। टाइम पीरियड 24 आवर, 60 मिनट और मिनट में 60 सेकंड। डाटा को चेक करें, ओमेगा 2π/t वैल्यू पुटअप कर दी है। डिफरेंस निकाला पोल पर और इक्वेटर पर। पोल पर वैल्यू कितनी है, g है, इक्वेटर पर कितनी है, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर ओमेगा स्क्वायर, आर अर्थ की रेडियस है और ओमेगा की वैल्यू पुटअप कर दी। हाँ ठीक, ये आता है 3.37 एग्जैक्ट है, ये 10⁻⁻², 3.37 इंटू 10⁻⁻², जो डिफरेंस आ रहा है दोनों का। ठीक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को जनरल में 0.034 ज्यादातर लिख देते हैं बुक्स में। ये डिफरेंस है पोल और इक्वेटर पर जी की वैल्यू का। ठीक, अगर अर्थ, ध्यान देना, अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो इक्वेटर पर ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा ओमेगा वाला। समझ में आ रही बात? नीचे पॉइंट नोट करो। If Earth stops rotating, then there will be increase in the value of g. If Earth stops rotating, then there will be increase in the value of g at equator
बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें छोटे छोटे ध्यान रखना। वैल्यू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर बाई आर ओमेगा स्क्वायर, यही वाला आर ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दो 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। आर ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट देयर विल बी नो चेंज, बट देयर विल बी नो चेंज in the value of g at pole, but there will be no change in the value of g at pole। हाँ, वो ब्रैकेट में वैल्यू लिख देना 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन पोल पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वहां रोटेशन का कोई फर्क ही नहीं है। समझ में आ गई ना, फर्क तो इक्वेटर पर है ना, तो उसमें इतना चेंज हो जाएगा। ज्यादातर कास स्क्वायर वाले पर क्वेश्चन नहीं आते। नीचे एक क्वेश्चन छोटा सा नोट करो, लिखो डिटरमाइन द स्पीड, डिटरमाइन द स्पीड विद विच, डिटरमाइन द स्पीड विद विच द अर्थ हैव टू रोटेट, डिटरमाइन द स्पीड विद विच द अर्थ हैव टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस so that a person on the equator, a person on the equator would weight 2/5 as much as at present, 2/5 as much as at present। क्या कह रहा है? डिटरमाइन द स्पीड विद विच द अर्थ हैव टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस सो दैट ए पर्सन ऑन इक्वेटर वुड वे 2/5 एज मच एज एट प्रेजेंट। तो इक्वेटर पर फार्मूला क्या होता है? जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। कितनी हो जाए जी डैश की वैल्यू? 2/5g। ठीक, अब ओमेगा निकालना है। बस ऐसे ही न्यूमेरिकल आ सकते हैं छोटे इसमें। फार्मूला इन जनरल इक्वेटर का यूज होता है, नहीं तो सब जगह फिर लैटिट्यूड देना पड़ेगा उन्हें। तो ये 2/5 पुटअप कर दो जी डैश की जगह, ओमेगा का फार्मूला तैयार करो। 2/5 G इज इक्वल टू G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये G में से 2/5 माइनस कर दो तो 3/5G आ जाएगा। हाँ, अभी ले रहे हैं ओमेगा स्क्वायर है ना, 3G/5R, और ओमेगा का ये हटा दो तो रूट लग गया। अब तुम्हें G मालूम है, R मालूम है, 3G/5R, ये आ रहा है 9.6 इंटू 10⁻⁻⁴, 9.6 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड। हाँ, 6400 रेडियस डाल दें तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गए ना बात को? तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसको प्रिपेयर करें। ओके।